नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल, बहुआयामी और बिल्कुल अभूतपूर्व सैन्य संघर्षों में से एक पर बात करने वाले हैं। 2026 का ईरान युद्ध। ये कोई आम देशों की आपसी लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसने न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था बल्कि एनर्जी सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया। तो बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे युद्ध की पृष्ठभूमि से। फिर देखेंगे कि ये युद्ध आखिर भड़का कैसे। इसके बाद इसका क्षेत्रीय फैलाव, फिर युद्ध विराम और नाकाबंदी का दौर, और अंत में इसके उन विनाशकारी वैश्विक प्रभावों की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। भाग 1, युद्ध की पृष्ठभूमि। इससे पहले कि हम बमबारी और मिसाइलों की बात करें, उस बेहद अस्थिर माहौल को समझना जरूरी है जिसने असल में इस आग में घी का काम किया। चीजें बहुत ही तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुईं, और सच कहूं तो ये सब अचानक नहीं हुआ था। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध से ही टेंशन अपने पीक पर थी। फिर जनवरी 2026 आते आते ईरान के अंदर ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिन्हें सरकार ने काफी सख्ती से कुचल दिया। इस भारी आंतरिक संकट के बीच कूटनीति भी पूरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। फरवरी की शुरुआत में ओमान में चल रही परमाणु वार्ता फेल हो गई, और इसी दौरान अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया। और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के कोऑर्डिनेटेड हवाई हमलों के साथ ये ज्वालामुखी फट पड़ा। भाग 2, युद्ध की शुरुआत। उस बैकग्राउंड के बाद अब 28 फरवरी के उस दिन पर चलते हैं जब अचानक भड़के इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन। इन ऑपरेशंस के तहत सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। ये कोई रूटीन स्ट्राइक नहीं थी। अमेरिका और इजराइल ने महीनों तक एक रणनीतिक जाल बुना था। सैटेलाइट इमेजरी को चकमा देकर और शांति वार्ताओं का दिखावा करके उन्होंने पूरी तरह से सरप्राइज एलिमेंट हासिल कर लिया था। नतीजा, ईरान इस भयानक बमबारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब सवाल उठता है कि इस हमले के पीछे तर्क क्या दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घोषित लक्ष्यों को अगर देखें तो उनका कहना था कि ईरान की गतिविधियां अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक सीधा खतरा बन चुकी थीं। उनका अल्टीमेट गोल इस खतरे को जड़ से खत्म करना और वहां शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज लाना था। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने अपनी इस सैन्य कार्रवाई को किस नजरिए से देखा। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ईरान ने इस पूरी घटना को एकदम अलग चश्मे से देखा। उन्होंने अपने भारी भरकम जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अमेरिका के दावों को सिरे से खारिज करते हुए ईरान ने इसे बिना किसी उकसावे के हुई आक्रमणता के खिलाफ उठाया गया एक पूरी तरह से जरूरी और रक्षात्मक कदम बताया। युद्ध में हमेशा ऐसा ही होता है, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कार्रवाइयों को अपने अपने तरीके से सही ठहराते हैं। इस शुरुआती प्रहार का जो इम्पैक्ट था ना, वो तुरंत और पूरी तरह से पंगु कर देने वाला था। पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही कई टॉप लेवल के रक्षा और खुफिया अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वो सभी एक ही जगह मौजूद थे। बात सिर्फ बम धमाकों तक सीमित नहीं रही। बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए जिन्होंने पूरे देश में लगातार 60 घंटे तक इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। भाग 3, क्षेत्रीय फैलाव। जैसा कि अक्सर होता है, यह युद्ध सिर्फ ईरान के बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा। आइए समझते हैं कि कैसे ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयंकर आग की तरह फैल गई। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई का दायरा कितना विशाल था। अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की लिटरली बारिश कर दी गई। संयुक्त अरब अमीरात पर 2819, इजराइल पर 1415 और बहरीन पर 706 हमले। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन को भी नहीं बख्शा गया। ये स्पष्ट संकेत था कि अब पूरा का पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ चुका है। अगर हम बड़ी जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा जूम इन करके सीधे युद्ध के मैदान की बात करें तो वहां कुछ ऐसे सैन्य मुकाबले हुए जो पहले कभी नहीं देखे गए। इस युद्ध में पहली बार किसी F-35 फाइटर जेट ने हवा से हवा में लड़ते हुए किसी क्रू वाले विमान यानी याक 130 को मार गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये शायद ही कभी हुआ हो कि किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने किसी जहाज को डुबोया हो, लेकिन यहाँ ईरानी फ्रिगेट IRS देना को डुबो दिया गया। ईरान का मशहूर कराज B1 पुल
मलबे में तब्दील हो गया, और तो और कतरी सेना ने भी 2 ईरानी बमवर्षकों को हवा में ही उड़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमेरिकी हवाई अभियान का दबाव इतना भयंकर हो गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पूरे ईरान में 11,000 से ज्यादा सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को हिट किया गया। शुरुआत में वायु रक्षा प्रणालियों को तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना ने सीधे हाई इम्पैक्ट पेनिट्रेशन हमलों पर फोकस किया। रडार बेस, नौसैनिक जहाज और देश के लाइफलाइन माने जाने वाले महत्वपूर्ण तेल केंद्रों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। भाग 4, युद्ध विराम और नाकाबंदी। कई हफ्तों की लगातार बमबारी के बाद अब फोकस हवा से जमीन और फिर समंदर की ओर शिफ्ट हुआ, यानी तनावपूर्ण कूटनीति और भारी आर्थिक युद्ध की तरफ। चलिए इस थोड़े से ठहराव की टाइमलाइन को डीकोड करते हैं। पहला कदम, 8 अप्रैल को पाकिस्तान के हस्तक्षेप से एक बेहद नाजुक सा युद्ध विराम लागू होता है। एक पल के लिए लगा कि शायद अब शांति हो जाएगी, लेकिन दूसरा कदम, इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच चल रही हाई लेवल मीटिंग महज 21 घंटे के अंदर ही बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। और फिर तीसरा कदम, ये शांति समझौता तुरंत ही दांव पर लग जाता है जब समंदर में नेवल ब्लॉकेड यानी आर्थिक वर्चस्व की नई जंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है जिसे दोहरी नाकाबंदी या ड्यूअल ब्लॉकेड कहा गया। एक तरफ अमेरिका ने सख्त घेराबंदी कर दी, जहां उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज को रोकना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पलटवार करते हुए ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ही ब्लॉक कर दिया। अब ध्यान दीजिए, हॉर्मुज़ एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल हासिल करता है। ये एक अभूतपूर्व और सच कहूं तो बेहद खतरनाक आर्थिक गतिरोध था। इस नाकाबंदी के चलते जो डेडलॉक बना, उसके बीच एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, ऑपरेशन स्लेजहैमर। ये कोई आम मिलिट्री टर्म नहीं है। ये उस संभावित अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम था जिसे तब लॉन्च किया जाना था अगर ये युद्ध विराम पूरी तरह से फेल हो जाता। ये नाम अपने आप में ही इस बात का संकेत था कि हम एक फुल स्केल रीजनल वॉर की भयानक वापसी से बस कुछ ही कदम दूर थे। भाग 5, हताहत और वैश्विक प्रभाव। अब इस टाइमलाइन से थोड़ा बाहर आते हैं और इस बात का एक न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं कि इस युद्ध ने इंसानी जिंदगियों और ग्लोबल इकोनॉमी से कितनी बड़ी कीमत वसूली है। इस संघर्ष ने जो मानवीय कीमत वसूली है वो दिल दहला देने वाली है। ईरान में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और 15,000 से ज्यादा घायल हुए। इसके साथ ही लेबनान में भी भारी तबाही देखने को मिली। इजराइल, अमेरिका, यूएई और कुवैत जैसे सहयोगी देशों को भी सैन्य और नागरिक दोनों ही मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि इस युद्ध की मार संघर्ष के हर पक्ष पर पड़ी है। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगियां और तबाह हुए परिवार हैं। 120 अरब डॉलर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये विशाल आंकड़ा सिर्फ एक अनुमान है कि इस युद्ध ने अरब देशों को कितनी गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई है। और ये तो बस तस्वीर का एक हिस्सा है। ईरानी सरकार के अपने अनुमान बताते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है वो शायद $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर के चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच सकता है। और जाहिर है, इन सब का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने से ग्लोबल हिस्ट्री में तेल सप्लाई की सबसे बड़ी रुकावट पैदा हुई। प्राकृतिक गैस और फर्टिलाइजर्स का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, जिससे रातों रात एनर्जी और फूड सिक्योरिटी दोनों खतरे में पड़ गए। दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त अफरा-तफरी मच गई। और एक बेहद दुखद बात यह भी रही कि ईरान में मौजूद कई अनमोल ऐतिहासिक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इस भारी गोलाबारी की भेंट चढ़ गईं। तो इन सब घटनाक्रमों को देखने के बाद आखिर में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ये नाजुक सी दोहरी नाकाबंदी टूटकर एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल जाएगी, या फिर कूटनीति आखिरकार कोई स्थायी रास्ता निकाल लेगी? ये गतिरोध आज भी अनसुलझा है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त के पास है। इतने जटिल और गंभीर मुद्दे को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए।